हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था मुद्रा एवं साख क्लास 10th का इको का चैप्टर, जिसमें पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस किया था। उसमें मुद्रा के बारे में और मुद्रा के जो आधुनिक रूप है, यानी कि जिसको हम वर्तमान में देखते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, यानी कि जो ऋण मतलब जो कर्ज संबंधी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप टॉपिक को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम करेंगे बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां करेंगे। भारत में बैंक जमा का केवल 50% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। आपको हमारे पास जो भी अमाउंट होता है, जो हम एज अ सेविंग रखते हैं, तो उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम बैंक में रखें, क्योंकि बैंक में रखा हुआ जो अमाउंट होता है या जो हमारी कीमती गहने, जेवरात, जो भी कुछ है वो रखते हैं, तो वो ज़्यादा सेफ रहते हैं। तो अब होता क्या है कि सबको एक साथ तो जो जमा राशि होती है, जो उसकी नीड एक साथ नहीं होती है, तो बैंक क्या करती है, उसका कुछ % अपने पास रखती है और बाकी क्या अन्य गतिविधियों में लगा देती है। जैसे कि अगर बैंकों से, जैसे आपने सुना होगा लोन वाली गतिविधि, तो लोन कहाँ से मिलता है, वो हमारी इसी जो जमा पूंजी होती है उसी के बेस पे बैंक अन्य व्यक्तियों को लोन प्रोवाइड कराती है। तो जो हम अमाउंट, टोटल अमाउंट जो होता है ना, तो उसका केवल 15% हिस्सा ही नगद के रूप में बैंक अपने पास रखता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि इस 15% हिस्से को वो अपने पास रख लेता है, ताकि जिसको भी नीड होगी, वो अगर कोई अपना पैसा निकालने के लिए जाएगा तो वो उसकी पूर्ति कर सके। और दूसरी बात, जो ऋण लेना होता है उसके लिए जो बाकी का पैसा होता है उसका यूज़ करता है। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जमाकर्ता, दूसरा होता है कर्जदार। जमाकर्ता मतलब जिसके पास अतिरिक्त राशि है, यानी कि जो एक्स्ट्रा मनी जिसके पास है, अवेलेबल है। कर्जदार जिसको अमाउंट की नीड है। साख क्या है कि साख एक ऐसा समझौता होता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वो भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। साख जिसको हम सरल भाषा में ऋण कहते हैं, तो वो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ना ऋणदाता ऋण देने वाला, उधारकर्ता जिसको नीड है, किसकी, अमाउंट की, वस्तु की या सेवाओं की, तो ऋणदाता उधारकर्ता को इस बेस पर उधार देता है कि वो भविष्य में, यानी कि फ्यूचर में उसका रिवर्ट पेमेंट कर सकेगा। तो साख की भी ना कुछ शर्तें होते हैं। साख की बेसिकली 3 शर्तें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला है ब्याज की दर। तो साख की पहली शर्त क्या है, ब्याज की दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा है समर्थक ऋणाधार। तीसरा है आवश्यक दस्तावेज, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स लगते हैं जिसके तहत एग्रीमेंट साइन किया जाता है। और समर्थक ऋणधार कि जो समर्थ हो ऋण देने में। तो ऋण की 3 शर्तें हमने आपके साथ डिस्कस करी। पहली ब्याज की दर, दूसरा समर्थक ऋणाधार और तीसरा आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। अब जो साख होता है वो बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर NCERT बेस्ड जितने भी फैक्ट्स हैं मुद्रा एवं साख रिलेटेड चैप्टर से, वो सभी आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी, अगर आप चाहते हो ना अपना रिजल्ट बेटर करना, तो आप सिर्फ वीडियो को सुने नहीं। सुनने से आप सोच रहे हो 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप जो सुन रहे हो उसको ध्यान से सुने, उसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं।
हैंड रिटेन नोट्स का बेनिफिट ये होता है कि जब हम चीज़ों को लिख लेते हैं एक बार, तो वो हमें लंबे अरसे तक याद रहती हैं। और रिटर्न करने के बाद आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम टू टाइम उनको रिवाइज़ भी कर सकें। तो आप देखिएगा कि लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ें आपको याद रहने लगेंगी। तो चलिए बात कर रहे थे हम लोग ऋण की। तो ऋण जो साख की, तो साख के बेसिकली 2 हमने क्षेत्र बताए, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला होता है हमारा औपचारिक क्षेत्र। बैंकों और सहकारी समितियों से जो कर्ज आते हैं उसको कहते हैं औपचारिक क्षेत्र। यानी कि अगर आप कोई साख यानी कि ऋण जो है बैंकों से ले रहे हो या सहकारी समितियों से ले रहे हो, तो वो औपचारिक क्षेत्र के अंडर आता है। लेकिन एक होता है आपका अनौपचारिक क्षेत्र। अनौपचारिक क्षेत्र जिसमें साहूकार यानी कि आपके व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि आते हैं। तो इन दोनों में अंतर कई बार पूछा जाता है और कई बार अंतर के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो अगर हम औपचारिक और अनौपचारिक की बात करें, औपचारिक साख और अनौपचारिक साख की बात करें, तो पहला डिफरेंस तो इनमें यही है कि जो औपचारिक क्षेत्र होता है उसमें जो ऋण देता है वो बैंक और सहकारी समितियां देती हैं, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में जो साख होता है वो साहूकार, व्यापारी, मालिक या रिश्तेदार, दोस्त आदि आते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर आरबीआई नज़र रखता है। यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ होंगी ना औपचारिक स्रोतों के अंडर, तो उस पर आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूरी नज़र रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं अनौपचारिक क्षेत्र की। अगर अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें ऋणदाताओं की गतिविधियों में देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती है। यानी कि वो अपनी मर्जी के खुद ही मालिक होते हैं। वहाँ पर उनकी जो ब्याज की दर होगी, जो दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन सभी की सभी चीज़ों पर ना उन पर अपना ही कंट्रोल होता है। इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आरबीआई का। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो आरबीआई क्या है, एक मुख्य केंद्रीय बैंक, एक सेंट्रल बैंक है। ठीक है, जितने भी बैंक होते हैं उनकी गतिविधियों पर जो निगरानी रखता है वो होता है आरबीआई। तो आरबीआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के जो मेन कार्य है, मुख्य कार्य है, वो इस प्रकार से है। सबसे पहले सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है, यानी कि गवर्नमेंट की ओर से जो करेंसी को जारी करता है वो कौन है, आपकी आरबीआई। सेकंड, इसका काम होता है बैंकों व समितियों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखना। थर्ड, इसका कार्य होता है ब्याज की दरों एवं ऋण की शर्तों पर निगरानी रखना। जैसे कि आपको पहले बताया कि जो औपचारिक क्षेत्र के अंदर ऋण दिया जाता है या साख दिया जाता है, तो उसकी गतिविधियों पे पूरी तरीके से जो कंट्रोल होता है वो आरबीआई का ही होता है। उसके बाद बैंक कितना शेष अपने पास रखे हुए हैं, इसकी सूचना रखता है कौन, आरबीआई। जो कि आपको बताया गया कि नगद शेष के रूप में 15% रखते हैं। तो 15% से ज़्यादा नहीं रख सकते, ना ही कम रख सकते हैं। उसका एक जो निश्चित अमाउंट है वो है 15%। नेक्स्ट वर्क है उसका आरबीआई का, ऋण किस प्रकार वितरित करना है इसकी नज़र रखता है। नेक्स्ट है हमारा ऋण जाल। इसके अंदर ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऋण जाल। बेसिकली ये जो कंडीशन होती है ना, इसका मीनिंग क्या है, ऋण चुकाने में असमर्थता। यानी कि आपने ऋण तो ले लिया है लेकिन उसको आप चुकाने में, उसको वापस देने में आप असमर्थ हैं। अब ऐसा कंडीशन पता है क्यों, कब होती है ज़्यादातर, वो तब होती है जब अनौपचारिक क्षेत्र में हम साख ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं या कर्ज ले लेते हैं। एक्चुअली में ना अनौपचारिक क्षेत्र जो होते हैं इनकी ब्याज की दर ना बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कंपेयर करें अनौपचारिक की जो ऋण हो, सॉरी फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि जो हमारे औपचारिक ऋण होते हैं ना, इनकी ब्याज की दरें तो कम होती हैं, लेकिन जो अनौपचारिक क्षेत्र से हम साख लेते हैं या ऋण लेते हैं, इसकी जो इंटरेस्ट होता है यानी कि ब्याज की जो दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो ऋण चुकाने में असमर्थता बेसिकली यहीं पर होती है आपके अनौपचारिक क्षेत्र में।
तो ऐसे में क्या होता है कि ब्याज की ऋण ज़्यादा होने की वजह से हम उसका मूल नहीं चुका पाते हैं कई बार, और वो इंटरेस्ट ही चलता रहता है, और ऐसे में इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, ऋण जाल। अब इसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। जैसे पहला, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना को जो श्रेय है वो मोहम्मद यूनुस को है। उसके साथ ऋण चुकाने की जो विधि को पुनर्भुगतान की विधि कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जब ऋण चुकाते हैं, ऋण चुकाने की जो विधि का पुनर्भुगतान वाली विधि को क्या कहा जाएगा, पुनर्भुगतान। आरबीआई के काम के साथ साथ अब आरबीआई से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आरबीआई अन्य बैंकों पर अपनी नज़र कैसे रखता है। तो आरबीआई बेसिकली 5 तरीक़ों से नज़र रखता है। पहला है, आरबीआई ये नज़र रखता है कि बैंक केवल व्यापारियों एवं व्यवसायों को ऋण देकर को ही ना दे, बल्कि गरीब और छोटे किसानों को भी ऋण दे। दूसरा, समय समय पर बैंकों के लेखी जोखों का निरीक्षण करें, यानी कि उनकी पूरी तरीके से जांच करें। तीसरा है, 50% नगद हिस्से के रूप में बैंक में उपलब्ध होना चाहिए। इसका भी ध्यान कौन रखेगा, आरबीआई। और ब्याज की दरें निश्चित करना, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी के लिए ब्याज की दर कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो। आपको ध्यान रखना है कि ब्याज की दर निश्चित होनी चाहिए। लास्ट है, बैंक द्वारा आरबीआई को जानकारी कि गत वर्ष में उनके बैंक में कितने लोगों को कितना ऋण दिया गया है, या बेसिकली हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं कि अन्य बैंकों की जितनी भी गतिविधियां होंगी, चाहे वो ऋण संबंधी हो, नगद के रूप में हो, जमा राशि के रूप में हो, या किसी भी बारे में हो, तो उसकी पूरी जो नज़र रखेगा, उस पर पूरा जो ध्यान रखेगा वो आरबीआई रखेगा। तो यहाँ पर भारतीय जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका जो काम है वो अन्य बैंकों पर पूरी तरीके से निगरानी रखना है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है मुद्रा एवं साख का, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस टाइम टू टाइम मिल सके। और साथ में अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।